गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हैं और चैप्टर नंबर 1 का पहला वीडियो यानी पहला लेक्चर जाकर के देख लें। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगा आज, ठीक है? तो प्यारे बच्चों सभी लोग जुड़े रहिएगा और एक बेहतर से पढ़िएगा, एकदम बेसिक तरीके से मस्ती के साथ पढ़ना है सभी बच्चों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, ठीक है? तो हम पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि जीवों में जनन कैसे होता है, जीव जनन कैसे करते हैं और लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन के आगे की कहानी होगी। अलैंगिक जनन जिसमें गैमिट दो गैमिट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दो गैमिट मतलब मेल और फीमेल गैमिट भागीदारी नहीं निभाता है, जाइगोट नहीं बनता है, उसको हम लोग कहेंगे। तो कहता है कि देखो लैंगिक जनन में हमने तो ये पढ़ा था कि लैंगिक जनन में जिसमें एकल जीव जनन होता है, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और एक ही जीव पार्टिसिपेट करके एक नई संतति का निर्माण करते हैं। कंडीशन यहाँ पे 2 है, वैसे एनसीईआरटी ने 3 लिखा कि एक तो एकल जीव जनन होता है अलैंगिक में, एक कुछ पादप होते हैं पौधे होते हैं अलैंगिक करते हैं और कुछ निम्न कोटि के जीव होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं। तो हम पहले तो पढ़ेंगे एकल जीव जनन वाले, फिर पादप में अलैंगिक जनन होता है और वो किस तरीके से होता है बेटा? रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीफ यानी पत्तियां और उनके अन्य पार्ट से। तो हम कहेंगे वो पौधों में अलैंगिक जनन है, ठीक है, जिसमें गैमिट भाग नहीं लेता है। लेकिन लैंगिक जनन में एक ऐसा जिसमें अलैंगिक जनन में एक ऐसा भी है जिसमें गैमिट भाग लेता है। उसके एग्जांपल में पिछली वीडियो में दे चुका हूं और वो है मधुमक्खी ना। चलो तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पहले एक टर्म हम लोग पढ़ लेते बेटा। एक टर्म आता है क्लोन। क्लोन क्या है? ठीक है, कहता है क्लोन क्या है? क्लोन भाई, अरे भैया क्लोन का मतलब फोटो कॉपी, ठीक है? क्लोन क्या है? तो कहता है जब कोई संतति अपने जनक के हूबहू होती है, ऐसे लिख लो, जब कोई संतति अपने जनक के समान होती है। आप भी लिखते जाओ, ठीक? अपने जनक के समान होती है अर्थात बाह्य आकार की और अनुवांशिकी में समान होना चाहिए, ठीक है? ऐसे सोचो। क्लोन किसे कहते हैं? हमें एक बताएं कि ये देखो, हमने एक बात बताई कि ये एक सेल है, जैसे हमने कहा ये एक सेल है और ये सेल अगर 3 लेयर कर दिया तो समझ लो बैक्टीरिया का है, ऐसे समझना, ठीक है बेटा? ये 3 लेयर का बनेगा, बैक्टीरिया का कोई सेल है, ठीक है? हमने कहा कि इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? जेनेटिक मटेरियल बेटा क्या होता है? डीएनए होता है ना? जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई? डीएनए। तो हमने कहा कोई ये जनक है और उसकी संतति बने, उसकी जैसे सेल डिवीजन करे, ठीक है? तो अगर ये सेल डिवीजन करती है तो अगर इसकी जो संतति बनती है
बेटा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इसकी संतति बनती है तो अपने जनक की हूबहू होती है। हूबहू का मतलब एकदम फोटो कॉपी होती है। मान लो इसके ऊपर कैप्सूल है, कैप्सुलेटेड है, यानी कैप्सूल है, तो इन संतति में भी कैप्सूल होगा। ओके, इस संतति में भी कैप्सूल होगा। ठीक है, इसके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए अर्थात जीन, जो डीएनए है अर्थात जो जीन है बेटा, जीन और इसके अंदर जो जीन है वो दोनों सेम है। इसमें जो जीन है इसके पेरेंट के एकदम सेम है, बाह्यकार की और अनुवांशिकी दोनों समान हो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन का बस आपको ये पता होना चाहिए क्लोन है क्या। जैसे हम अपने माता पिता के हूबहू यानी फोटो कॉपी बन जाए तो उसे हम लोग क्लोन कहेंगे। ठीक है, तो क्लोन क्या है? जब कोई संतति अपने जनक, अपने संतत और जनक, अपनी संतति अपने जनक के समान होती है, सेम। अब कैसे सेम? कहता है बाह्य आकार की, बाह्य संरचना भी एकदम सेम होना चाहिए और अनुवांशिकी यानी जेनेटिक मटेरियल पे सेम होना चाहिए, तब उसे हम क्लोन शब्द देते हैं। और एकल जीव जनन वाले अधिकांश जीव क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक क्लोन है, अलैंगिक क्लोन की बात करेंगे। ठीक है, अलैंगिक में किसकी बात करेंगे बेटा? क्लोन की। तो चलिए आगे आ जाइए। तो ये क्लोन हुआ, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को देख करके कर लेना, लेकिन पूरा पीडीएफ आपको, ये सब पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट्स नहीं बेटा, बस ऐसे आराम से पढ़ते रहो। आगे चलो। कह गिर रहा भाई तू, देख लो गुस्सा कर रहा। हाँ, गुस्सा मत कर भाई। चल अगला, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है एकल जीव जनन है, तो एकल जीव जनन की बात कर लेते हैं। अब हम एक स्टार बना दे, आप भी हीरो की तरह बना दीजिए। एकल जीव जनन, भैया एकल जीव जनन, एकल जीव जनन, पहले आप सोचिए एकल जीव जनन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। नंबर वन, ठीक है, द्विविभाजन, द्विविभाजन जिसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, दूसरा हम कहेंगे बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। ठीक है, स्पोरुलेशन। तीसरा हम लोग कहेंगे, इसी का पार्ट एकल जीव जनन में आएगा, मुकुलन, मुकुलन बेटा, यानी हम इसे कहेंगे बडिंग, बडिंग। ठीक है, चौथा हम लोग कह सकते हैं, चौथा कलिका, कलिका जेम्यूल, जेम्यूल। पांचवा कह सकते हैं बेटा विखंडन, विखंडन, विखंडन यानी कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, पांचवा। और छठवा, आप कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन, रीजेनरेशन। ये इतने टर्म आपको पढ़ना। ठीक है, एकल जीव जनन में द्विविभाजन, और इसका एग्जांपल बहुत प्यारा प्यारा दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एकल जीव जनन में आपको इतना पढ़ना है 6, और इसी में से सारा क्वेश्चन आता है।
ठीक है। और इसको बेसिक तरीके से और एग्जाम्पल, नीट वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसका एग्जाम्पल बहुत मस्त आएगा, एग्जाम्पल आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर हम कहें, पहला नंबर द्वि विभाजन, ठीक है। ऐसे हेडिंग डालेंगे, द्वि विभाजन, अर्थात इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन, है ना भैया, बाइनरी फिजन। ये क्या है, इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल देखना। बाइनरी फिजन का मतलब होता है जब कोई जीव दो बराबर भागों में डिवाइड हो। क्या बात है, सुनो, कहता है जब कोई जीव दो समान भागों में बंटता है और दोनों भाग से एक नई संतति का निर्माण होता है। जैसे भैया अमीबा और पैरामीशियम या युगलेना ले लें, युगलीना, समझ रहे, एग्जाम्पल भी आपका। अमीबा में देखिए आपके एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया। द्वि विभाजन का मतलब होता है द्वि माने दो, ऐसे याद रखो, बाई माने दो। द्वि विभाजन बाइनरी फ्यूजन, जब कोई जीव अपनी बॉडी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, तब उसे हम कहते हैं दो बराबर यानी दो समान भागों में तोड़ दे और दोनों भाग से एक नई संतति बने, दोनों भाग से एक नई संतति बनती है, तो उसे कहते हैं द्वि विभाजन। जैसे एनसीईआरटी एक एग्जांपल दिया अमीबा का, और ऐसे अमीबा ऐसे 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 यहाँ पे ड्रॉ किया गया, समझो। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना भैया, एक आप बोला थे सीडोपोडिया, एक क्या बोला थे सीडोपोडिया बोला थे। कूटपाद मतलब इसी के द्वारा ये लोकोमोशन करता है, गमन करता है, चलता है। तो अमीबा का एक डायग्राम ऐसे बनाया गया और इसमें क्या किया गया, इसको जनन करते हुए ऐसे दिखाया गया। तो पहले ये क्या करता है कि इसका जो कूटपाद है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में बना होता है, फिर इसमें कुछ चेंजिंग होती है, जब ये जनन करने लायक होता है तो कुछ ये चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों, ऐसे समझिएगा। अब इसमें देखो ये चेंजिंग आ गई, कुछ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये अपने आप को दो बराबर भागों में बांटने के लिए परिवर्तन कर रहा है। अब देखो दो बराबर भागों में बांटने के लिए अब ये क्या करता है, अपने शरीर को कुछ चेंज कर रहा है ऐसे, और फिर अब नीचे आते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो ये दो बराबर भागों में बट जाता है, इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। अब आगे आ जाओ, ठीक है। तो एक अमीबा ये बन गया और दूसरा अमीबा ये बन गया, दो अमीबा ऐसे बन जाते हैं, तो इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। यस बोलो भाई, यस। ये इसका है केंद्रक, ठीक है, इसके अंदर होता है केंद्रक। तो केंद्रक दो भागों में बढ़ गया। बाइनरी फिजन क्या है, जब कोई जीव अपने बॉडी को, अपने शरीर को दो बराबर भागों में
डिवाइड कर देता है तो उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। और ई हमने किसमें देखा, अमीबा में देखा। अमीबा क्या कर रहा है, एक सेल वाला होता है। और अमीबा के बारे में कल और बताए थे कि अमीबा कभी भी मरता नहीं, यानी अमर है, इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसका अस्तित्व खत्म होता है। जैसे इस सेल का जो अस्तित्व है ये आगे चल के यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन ये मरेगा नहीं, अर्थात इसकी मृत्यु नहीं होगी। देखो एक सेल होता है, डिवाइड होने की कुछ प्रोसेस करेगा, डिवाइड हो जाएगा, दो सेल बनाएगा, दोनों से एक नई संतति बन जाएगी। तो इसे हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरा है बीजाणु जनन। बीजाणु मतलब होते हैं स्पोर। स्पोर नाम से ही पता चल रहा है, स्पोर यानी बीजाणु। जनन मतलब होता है एक नई संतति का बनना। इससे पहले क्लास में मैं बता भी चुका हूं भाई, है ना। तो देखिए बीजाणु जनन दूसरा नंबर आ जाएगा, बीजाणु जनन। ठीक है, स्पोरिलेशन, स्पोरुलेशन। स्पोर, बीजाणु मतलब होता है स्पोर। ठीक है, स्पोर बनेगा। सर्दी जुकाम क्या हो गया। स्पोर का मतलब होता है बेटा, स्पोर मतलब होता है बीजाणु। ठीक है, स्पोर मतलब बीजाणु होता है। तो इसमें क्या होता है, एक कोश की स्पोर बनता है। ऐसा सोचिए, लिखिएगा, इसमें एक कोश की स्पोर, अर्थात यहां पे हम लिख देंगे बीजाणु। स्पोर का निर्माण होता है जो एक पतली भित्ति से घिरा होता है और अंकुरित होकर एक नए संतान बनाते हैं। ये देखो, पहले तो आपको समझना है स्पोर। ठीक है, यहां ध्यान दो, स्पोर यानी बीजाणु। बीजाणु है क्या, कहता बीजाणु एक सेल होता है, एक कोश की सेल है, उसके ऊपर पतली सी भित्ति होती। ठीक है, पतली सी भित्ति होती है और वो भित्ति पतली होती है और वो जो संरचना है पूरा का पूरा स्पोर बाद में वो अंकुरित होकर के एक नई संतान बनाती है। तो हम कहेंगे भाई अगर स्पोर संतान बना रही है तो स्पोर यानी बीजाणु संतान बना रही है तो बीजाणु जनन। जनन का मतलब होता है जन्म लेना। कौन जन्म ले रहा है, बीजाणु यानी स्पोर ले रहा है। स्पोर एक नई संतति बनाती है तो इसलिए उसे हम स्पोर यानी बीजाणु, बीजाणु जनन हो गया। बीजाणु जनन इसीलिए कहते हैं क्योंकि बीजाणु के द्वारा एक नया पौधा बनता है या एक नया जीव बनता है, तो उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, बीजाणु जनन। अब यहाँ पे नोट, यहाँ पे विशेष याद रखेंगे, जो बीजाणु होता है ना बेटा, बीजाणु, बीजाणु चल और अचल, अचल होते हैं। चल और अचल होते हैं, दोनों यहां पे लिखना। चल और अचल होते, चल मतलब चल बीजाणु और अचल। अगर चल है तो उसमें क्या होगा, फ्लैजेला यानी कसाब, कसाब वाले हैं, फ्लैजेला वाला है
तो चल होगा, अगर जिसमें कसाब नहीं है वो अचल होगा। ठीक है, तो इसमें हम एक स्पोर की बात करते हैं जो अमीबा के लिए दिया गया है कि जब अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमें अमीबा भी हम लोग बाइनरी फ्यूजन भी पढ़े, और अमीबा में स्पोर का भी जिसे हम लोग सीडो स्पोर भी कहते हैं। अमीबा में एक चीज होता है जिसे हम लोग सीडो स्पोर के नाम से जानते हैं, सीडो स्पोर, सीडो, ठीक है, सीडो स्पोर, ठीक है, सीडो स्पोर या सीडोपोडिया स्पोर। तो देखो कहता है अमीबा में जब विपरीत परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थितियों में अमीबा क्या करता है, पहले देखो ऐसे अमीबा ऐसे रहता है, ठीक है, अमीबा ऐसे पहले सिंपल से बेचारा खा पी के मस्ती के साथ जीता है, कहता मेरा क्या होगा और मेरा क्या होगा, ऐसे गाना गाता रहता है। तो क्या होता है, जब जीवन है भाई, जीवन में अनुकूल परिस्थिति और विपरीत परिस्थिति दोनों आती रहती है कि नहीं। तो जब ये बढ़िया से खा पी के जी रहा था, जब विपरीत परिस्थिति आती है अमीबा के साथ, तो इसमें होता क्या है, ये क्या करता है, अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है, जैसे हर मनुष्य विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए जिंदा रहता है। तो अमीबा में जब विपरीत परिस्थिति आती है, प्रतिकूल वातावरण आता है, तो ये अपने आप को संगठित करने की कोशिश करता है, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर या उस वायुमंडल या उस वातावरण से बचने की कोशिश करता है, और तब ये इसके ऊपर 3 लेयर ऐसे बन जाती है। कितनी लेयर बेटा, ए बच्चों, पागल बच्चों, ये पागल बच्चों, 3 लेयर बन जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं पुटी। क्या बोलते हैं, पुटी बोलते हैं या पुटी भवन बोलते हैं। इन 3 लेयर के बनने को हम लोग पुटी भवन भी कहते हैं। तो ऐसे पुटी बन जाती है, ऐसा समझिएगा, पुटी, ठीक है, निशिष्ट बन जाते हैं। 3 लेयर का एक शिष्ट बन गया। फिर क्या होता है, अब जब इसके ऊपर 3 लेयर का एक शिष्ट बना, ठीक है, फिर धीरे धीरे अनुकूल वातावरण आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रतिकूल वातावरण है। तो जब अनुकूल वातावरण आएगा तो इसी के अंदर स्पोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, इसी के अंदर, इसी लेयर के अंदर स्पोर बन जाएंगे भाई। इन तीनों लेयर के अंदर अब स्पोर बन जाता है, छोटो छोटो स्पोर बन गया। देख लो भैया, ये हुआ छोटे छोटे स्पोर बन गया। जो स्पोर बना ना, वो स्पोर कैसे बना, तो हम कहेंगे सीडोपोडिया इकट्ठा हो गई, इन्हीं यहाँ पे संगठित हो गई और स्पोर बना ली। तो इसीलिए अब जो ये स्पोर है ना, स्पोर बाहर निकल करके